हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और भैया तैयारी चल रही होगी चरम पे। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स आ रही हैं और न्यूज़पेपर कटिंग्स से अपडेट क्या है कि भैया आयोग हरकत में है, यानी वो सेंटर फाइनलाइजेशन और इस टाइप की चीजें कर रहा है। 15 तक उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है कि भैया 15 तक इसकी रिपोर्ट दे दिया जाए। यानी कि अगर सारी चीजें फाइनलाइज होंगी तो वी कैन एक्सपेक्ट मे बी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, जिसके की चांसेस थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जा सकते हैं। अगर हम अपने कोर्स की बात करें तो आपको पता है हमने सब कुछ पढ़ा दिया है। तो अगर आपको रिवीजन भी करना है तो प्लेलिस्ट जाओ, उठा के देख लो। मैथ्स की तो गारंटी है इसके बाहर नहीं जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आज का बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमारा टॉपिक आज का क्या है? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हमने कल जहां तक पढ़ा था हम उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग 2D मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने पहले भी कल के सेशन में भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि भाई अगर मैं सिर्फ पीवाईक्यू पे रिलाई करूंगा तो पीवाईक्यू में कुछ गिने चुने 4 टाइप के क्वेश्चंस आए थे। लेकिन आपके सिलेबस में वैकेंसी 4 साल बाद है, 5 साल बाद पेपर, मोटा मोटा 21 के बाद सीधा आप मान के चलिए कि 26 में अगर पेपर हो रहा है तो 4, 4.5, 5 साल बाद आपका पेपर होने जा रहा है। फर्स्ट थिंग, वैकेंसीज आधी हैं तो कंपटीशन टफ होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते कि पिछली बार क्या आया था। 5 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, इसीलिए हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि चीजें कैसे भी आए, यू गाइज विल बी प्रिपेयर्ड। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने कल मेंसुरेशन की शुरुआत किया था और शायद क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी ट्राई करेंगे और बाकी तो मैं आपको सवाल बताते जाऊंगा ही। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 और 9.6, याद आ गया। मैंने बताया था कि भाई अगर एरिया निकाल रहे हो तो एरिया किसी भी तरीके से निकालोगे, अल्टीमेटली एरिया विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं किसी को भी आधार मानूं, किसी को भी ऊंचाई मानूं, मतलब जो आधार माना उसके संगत ऊंचाई लेनी है, बस ये एक कंसेप्ट है। वही इस क्वेश्चन का लॉजिक था और यहीं से मैंने आपको पैरेललोग्राम वाला केस भी बताया था कि कई बार एग्जामिनेशन में पैरेललोग्राम के केस में भी क्या है, कहा जाता है कि एडजेसेंट साइड्स हैं। एक भुजा के संगत आपको परपेंडिकुलर लेंथ दे दी जाती है, दूसरी भुजा के संगत परपेंडिकुलर लेंथ पूछी जाती है। लॉजिक ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं जरा बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 26 डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। हियर वी गो। और क्या है हमारे पास क्वेश्चन, थोड़ा सा हम यहां पर मार्कर को ले लेते हैं बड़ा। कह रहे हैं त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी गई और इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मुझे बताना है, कितने प्रतिशत इसकी ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। अब देख लो, अगर मैं देख लूं कि बेस को 40% बढ़ा दिया गया, आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बेस इंटू हाइट से आपका फर्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत कुछ नहीं भी पता है तो मैं एक बड़ा बेसिक लॉजिक बताता हूं कि मान लो कि एक तरफ बेस है, एक तरफ हाइट है और तीसरा आपके पास क्या है? एरिया है। तो अगर मैं बेस देखूं तो बेस अगर मैं 10 मान लूं, हाइट में 10 मान लूं, तो एरिया कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई में त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी गई, यानी बेस ये था और अगर मैंने इसको 40% बढ़ा दिया तो नया बेस कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। पहला क्षेत्रफल मेरा कितना था? पहला क्षेत्रफल था 100। भाई बेस इंटू हाइट ही आपका क्षेत्रफल डिसाइड कर रहा। हाफ से मुझे कोई लेना देना नहीं क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर देना है, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो कह रहे हैं कि ये कितना हो गया, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि साहब एरिया 60% बढ़ गया, यानी ये कितना आ गया? 160 आ गया। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। कितना हो गया? 160। अब देखो सिंपल सी बात है भैया कि अब आपके पास एरिया 160 है, बेस आपके पास 14 है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए? आप कह सकते हो कि 160 अपॉन में 14। ये अगर मैं देखूं तो दिस इज नथिंग बट 80 अपॉन में 7। अगर आप देखो तो 11 सही 3/7 ये आपकी क्या हो जानी चाहिए? हाइट। मतलब प्रारंभिक हाइट में 10 लेके चला था और नई हाइट कितनी आ जाएगी? 11 सही 3/7। कितने की वृद्धि दिख रही है? 10 से 11 सही 3/7। अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं तो ये 1 सही 3/7, यानी कि 10/7 की आपके पास क्या है? यहां पर वृद्धि है।
10/7 की वृद्धि है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो भाई 10/7 की वृद्धि है, 10/7 की वृद्धि है किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100। 10 से आपका 10 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 100/7, जिसे मैं कह सकता हूं 14 सही 2/7%, यानी 14.28 या 29 जो भी कह लो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप समझे कि नहीं समझे, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन था, यहां पर मेंसुरेशन तो ना के बराबर थी। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ क्यों नहीं लिया, आपके मन में सवाल आ सकता है अगर किसी की बहुत बेसिक क्लियर नहीं है तो भैया आपको पता होना चाहिए, मैंने परसेंटेज में खूब बताया कि अगर मैं प्रतिशत परिवर्तन कैलकुलेट कर रहा हूं तो कांस्टेंट वैल्यू मेरे प्रतिशत परिवर्तन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी, तो मैं सिर्फ वेरिएबल्स को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो मैंने मान लिया था कि बेस और हाइट 10-10 है तो एरिया कितना हो जाएगा 100। कह रहा है बेस को 40% बढ़ा दिया यानी 14 हो गया, एरिया 60% बढ़ गया तो 100 से बढ़कर 160 हो गया। अब आपको पता है कि इसका और इसका गुणा इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये वैल्यू 160/14 आ जाएगी। कैलकुलेट किया 11 सही 3/7, मतलब प्रारंभिक हाइट अगर 10 थी तो नई हाइट 11 सही 3/7 है। कितने की वृद्धि है, 1 सही 3/7, यानी कि 10/7 की वृद्धि हो रही है। परसेंटेज में कैलकुलेट किया और मेरा आंसर आ गया 14.28%। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछिए, और अदरवाइज हम अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक आसान सा प्रश्न था, कोई इस प्रश्न में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। वेरी गुड इवनिंग दोस्त, वेरी गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहे हैं जरा, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं रूट के अंदर a² + b², रूट के अंदर 2a का होल स्क्वायर प्लस b² और a² + 2b का होल स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। दिखने में लग रहा होगा बेहद कठिन क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, या कहीं पर भी आ जाए। सिंपल सी वैल्यू, एक वैल्यू एज्यूम कर लो और वो ए बी की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, आप कुछ भी रख सकते हो। एक चीज हमेशा जानो गणित में कि मैं अगर वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं तो किसी अदर वैल्यूज पे भी कई बार सेटिस्फाई होना चाहिए। अलजेब्रा में मैंने कई बार इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि कई बार अलजेब्रा में नहीं होगा तो स्पेसिफिक वैल्यू होती है, यहां पर तो आप रख सकते हो। तो a बराबर b बराबर मैंने 1 मान लिया। अगर मैं ये मान लेता हूं तो देख लो अंडर रूट के अंदर a² + b² मतलब 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगी पहली वैल्यू, कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है देखो 4a² + b², अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा 4a² + b²। a बराबर 1 रखोगे तो 4 + 1 5, ये वैल्यू बन जाएगी √5। और अगर आप अगली वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा a² प्लस में 4b² एंड दिस विल आल्सो बी नथिंग बट √5। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू अगर मैंने a बराबर b बराबर 1 रखा तो मुझे समझ में आता है कि ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इसके बेस पे जरा एरिया अपना कैलकुलेट करता हूं। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेके, अब मैंने इसके बेस पे अगर अपना एरिया कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक भुजा √5 ये भी है, ये √5 ये भी है। यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर आ जाएगा, ये बात तो पता होगी, मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब टोटल बेस जो है वो अगर √2 है तो आधा कितना हो जाएगा √2/2 यानी कि 1/√2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ये भी आ जाएगी 1/√2, टोटल है √2। अब मैं जरा यहां से h आपका कैलकुलेट करता हूं तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, माइनस में 1/√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/2, और h आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यु कितनी आ जाएगी √ में बराबर h, तो 10 - 1 यानी 9/2, तो ये बन जाएगा 3/√2। h की वैल्यू कितनी आ गई 3/√2। अब कोई भी त्रिभुज हो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मैंने क्या किया 1/2 ले लिया, बेस कितना था टोटल आपके पास, ये टोटल आया था √2 तो मैंने लिखा √2, और h कितना आ गया 3/√2, तो ये आ गया 3/√2, ये और ये कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 3/2, ये आपके पास यहां से इसका एरिया आया। अब जरा कूच करते हैं किधर, ऑप्शन की तरफ। अब ऑप्शन की तरफ देखो
4 ऑप्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ए बराबर बी बराबर 1 मैंने माना है, तो अगर आप ये ए बी 1 रख भी दोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और वही मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है। नहीं तो कई बार इस क्वेश्चन में डाउट क्या होगा, कई लोगों को लगे क्या ये ट्रिपलेट है क्या, फिलहाल तो ऐसा बनता नहीं दिख रहा, तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करो तो आप एक ट्राइंगल तक पहुंच जाओगे कि कैसा ट्राइंगल है, फिर उसके बेस पे उसका एरिया आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक था। अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिएगा, आई टेक दैट इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अगर डाउट नहीं है, बात कैमरे के उस पार पहुंच गई है, बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा है भाई लोग, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं जरा देखो। किसी त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया हुआ था, मेरे ख्याल से वहां पे रेडियस 3.5 दे रखा था। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं रिकॉल के लिए। क्या लॉजिक था? देखो 24, 10 और 26 तो एक ट्रिपलेट है। 24 का स्क्वायर बनता है 576, 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 676, और 26 का स्क्वायर भी होता है 676। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये एक अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में क्या भैया, 3 सर्कल यहां पर कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ऐसे हमारे पास 3 सर्कल यहां पर बने हुए हैं, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब ये देखो क्या कह रहा है कि 24, 10 और 26, तो मैं इसको 10 मान ले रहा हूं, इसको 24 मान ले रहा हूं, ये कितना आ जाएगा 26। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि क्या पूछ रहा है, वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर, मतलब कौन सा एरिया आपसे पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट का आपसे एरिया पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल लीजिए, उसमें से ये तीनों सेक्टर्स का एरिया घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 24 गुणे 10 यानी कि 240/2 120। तो अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ गया 120। इसमें से मुझे ये तीनों सेक्टर घटाने हैं। अब मैंने कल लॉजिक बताया था तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो क्या होता है एक सेक्टर का एरिया, ये जो ये वाला पार्ट है ये एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का रेडियस अपने को 4.2 कह रहा है। सिमिलरली यहां पर भी सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां पर भी सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है, 3 सेक्टर बन रहा है। यहां पर तो एंगल अपने को 90 पता है, ठीक। लेकिन मुझे एक बात पता है, पाई आर स्क्वायर θ/360 होता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। तो पहले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर θ1/360, दूसरे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर θ2/360, और तीसरे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर θ3/360। आपको एक बात पता है, ये θ1, θ2, θ3 किसको मैं मान रहा हूं? मैं किसी को भी मान ले रहा हूं। ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। तो θ1, θ2 और θ3 इन तीनों कोणों का योगफल 180। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो θ1 + θ2 + θ3/360 यानी कि वैल्यू 1/2 बन जाएगी। तो इन तीनों का कंबाइंड एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1/2 सॉरी, पाई आर स्क्वायर 1/2। कैसे बना ये बात क्लियर है ना, कि θ1 + θ2 + θ3/360 की आपको पता है तीनों कोणों का योगफल 180 है, तो 180/360 ये 1/2 के बराबर बनेगा। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, ये बन जाएगा 22/7। रेडियस कितना है? तो 4.2 है रेडियस, तो मैं क्या लिख सकता हूं 42/10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 42/10, अगेन आ जाएगा 42/10। तो पाई आर स्क्वायर और थीटा बराबर कितना है हमारे पास, तो थीटा और वो वाला सब हमने सॉल्व करके 1/2 यहां से निकाल लिया। ये आ जाएगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 66 × 42। 66 इंटू में 42 डिवाइडेड बाई 100। ये वैल्यू मेरे पास बनेगी इन तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। जरा कैलकुलेट करते हैं, 42 × 6 कितना हो जाएगा? तो 40 छक्का 240, 2 छंग 12, 252। 252 का मतलब 2 लिखो, 25 आपके पास कॉमन चला जाएगा। 42 × 6 252, 262, 272, 5 277। तो
तो ये आ जाएगा 277 और डेसिमल है तो ये 2 पे लग जाएगा। तो 120 माइनस 27.72 आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 में से 20 चले गए, 100 आ गया, 100 में से 7 चले गए 93, और 93 में से 0.72 जाएगा तो 92.28 मुझे दिख रहा है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए अगर कोई डाउट है, क्योंकि ये सारी चीज मैंने इस बार लिखा नहीं है क्योंकि कल वाले सेशन में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, तो एक बार जाके देख सकते हो। अगर फिर भी डाउट आता है, लग रहा है कि नहीं साहब ये बात नहीं समझ में आई, तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, इसलिए अभी सिर्फ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है, इसका क्षेत्रफल 150 इकाई है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? और मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से अप्रोच करूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन लंबा होने वाला है। क्या? क्योंकि देखो दोस्त, परिमाप क्या है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये बराबर है 50 के, यानी कि एल प्लस बी आपको पता चल गया 25 के। और दूसरा इसका क्षेत्रफल, यानी कि एल बी आपको पता चल जाएगा कितना, 150। अब यहां से आप कैसे निकाल सकते हो? एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4LB, ऐसे निकाल के एल माइनस बी निकालो। फिर एल प्लस बी एल माइनस बी पता हो जाएंगे तो सॉल्व करोगे, टाइम जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बेटर अप्रोच क्या? ऑप्शन की हेल्प लो। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि एल और बी का गुणनफल 150 के बराबर है। इसका मतलब एल और बी दोनों 150 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। आपसे कह रहा है छोटी भुजा, छोटी भुजा देखते हैं कौन से। मान लो कि 9 है छोटी भुजा, तो क्या 9 150 को डिवाइड कर रहा है? कम से कम नहीं कर रहा है, तो अभी तो मैं इसको नहीं लूंगा, तो हटा दिया मैंने। क्या 12 150 को डिवाइड कर रहा है? तो 12 भी नहीं कर रहा है, 144 होता है, उसके बाद नहीं होता, तो मैं इस ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर दूंगा। अब बचा 10, 10 तो 150 को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये छोटी भुजा है तो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी, क्योंकि 15 गुणे 10 किसके बराबर होता है? 150 के होता है। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई करो, एल प्लस बी बराबर 25, एल प्लस बी बराबर 25 भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर यहां पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन एक कैच है यहां पर, देखो जो अगला ऑप्शन है 15, वहां पर भी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो अब समझना क्या, देखो अगर 15 है छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी? फिर उस केस में 10 आ जाएगी। लेकिन बड़ी भुजा 10 नहीं हो सकती, क्योंकि पूछ रहा है छोटी भुजा, और यहां पर जो दूसरी भुजा आ रही है वो उससे छोटी आ रही है। इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता है। कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन ये छोटी भुजा नहीं होगी, ये बड़ी भुजा की माप आई है। तो छोटी भुजा की माप कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ी भुजा की माप कितनी आएगी? तो वो आंसर आपका होगा 15 सेंटीमीटर। तो बस ये एक बेसिक लॉजिक है जो आपको यहां पे समझना था। इसके सिवा इस प्रश्न में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है देन वी कैन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा है प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक आसान सा प्रश्न था। बढ़े अगले क्वेश्चन में। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको इस प्रश्न में। देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं जरा। एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई 8:1 के अनुपात में है। ध्यान देखो क्या कह रहा है कि यहां पर पेरीमीटर है और यहां पर उसकी लंबाई है, इसका रेशियो 8:1। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी अपॉन में क्या आ जाएगा? इसकी लंबाई विच इज एल, ये बराबर किसके आ जाएगा? 8:1 के। ये कितना आ जाएगा? 2 4 8, तो ये आ जाएगा 4/1। ये वैल्यू आ गई। डिग्री सेम है, डिग्री का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। अब इससे क्या फायदा होगा? अगर मैं यहां पे देखूं कि L बराबर मुझे कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, और L प्लस B बराबर 4 दिख रहा है, तो मैं B को कितना मान सकता हूं? 3 मान सकता हूं। L बराबर 1, B बराबर 3। अब कह रहा आयत का क्षेत्रफल 1323 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला L इंटू बी। तो अगर L 1 है तो मैंने x मान लिया, और B बराबर है 3x, तो ये बराबर किसके आ जाएगा? 1323 के। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 चौको 12, बचेगा 1, 3 चौको 12, 441। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21।
x का मान आ गया अपने पास 21। पूछा क्या गया है? आयत की लंबाई। आयत की लंबाई आपने एक ही इकाई मानी थी यानी x मानी थी, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 21। तो इस प्रश्न का उत्तर भी कितना आ जाएगा? 21। अगर आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि भैया इस क्वेश्चन में चौड़ाई कितनी होगी, तो आपका आंसर हो जाता 63। चौड़ाई कितनी होगी तो आंसर हो जाता 63। बोलो कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जल्दी से बताइए थ्रू कमेंट सेक्शन। और अगर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा है प्लीज राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई होप यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़े अगले क्वेश्चन में। एकदम आसान सा क्वेश्चन, और ये सब एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन है जो अक्सर आए हैं, पूछे हुए सारे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मैंने रैंडमली लिया, ये अलग अलग एग्जामिनेशन के पूछे हुए ही क्वेश्चन है। चूंकि यूपीएससी है तो लेवल भी वैसा ही होगा, तो हमने वैसे ही क्वेश्चंस को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। इसकी लंबाई की 2/3। यदि इसका क्षेत्रफल आपसे कह रहा है, इसका क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है, तो 15 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने की कीमत। तो पहला लॉजिक तो मुझे क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से पेरीमीटर निकालना है, तो आंसर 15 से जरूर कटेगा। अब अगर आप देखो 15 से ये आंसर नहीं कट रहा है, 15 से ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, बात खत्म हो गई। 15 से ये तो कट रहा है, ये 15 से कट रहा है क्या? 15 एक कम 15 बचेगा, 9 15 छक्का 90, दो ऑप्शन कट रहे हैं। तो अब इन दोनों के लिए तो फिर भाई सॉल्व भी करना पड़ेगा, और कोई जुगाड़ नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, पूरा ही करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन इनमें से बिना कटता तो मैं डायरेक्ट टिक करता, सॉल्व भी नहीं करता। अब आ जाओ, एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। देखो मैंने फ्रैक्शन यूज करना आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। कह रहे हैं लंबाई की 2/3, यानी L मैं इसे मानूंगा और B मैं इसे मान लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई। 3 और 3 का 2/3 यानी कि 2, तो L और B दोनों आ गए अपने पास, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ो। अब ये कह रहे हैं 15 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करो। ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्षेत्रफल मुझे दे रखा है, क्षेत्रफल का मतलब L इंटू बी। यहां पर एक गलती होती है, लोग क्या करेंगे 6x ले लेते हैं कि भैया 6 यूनिट, या ऐसे लिख लेंगे 6 यूनिट बराबर 864। गलत हो जाएगा। क्यों भैया? ये वैल्यू है 3x और ये वैल्यू है 2x। अगर आप दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 864k। तो 6x स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 864 के। तो x स्क्वायर बराबर 6 कम 6 बचेगा 2, यानी कि 26, 6 चौके 24 बचेगा 2, 6 चौके 24। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 12 आ गई। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो लंबाई कितनी हो गई? चारों ओर क्या कह रहा है? 15 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करो, यानी पेरीमीटर निकालना। तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो मैंने लिखा 2l बराबर कितना आ जाएगा? 3x, तो ये हो जाएगा 36, और b का मतलब 2x यानी कि 24, ये आ जाएगा पेरीमीटर। इसमें आप 15 का गुणा करोगे, टोटल आपका खर्चा आ जाएगा 36 4 40 20 60, 60 गुणे 2 120, 120 गुणे 15 1800, क्योंकि 12 गुणे 15 180 होता है। तो 1800 रुपए आपका खर्चा आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन आपके पेपर में बहुत बेसिक ही बातें पूछी गई हैं, तो हमें भी कराना ही पड़ेगा। बोलो कोई डाउट है? एकदम सिंपल सा प्रश्न था। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैंने पीवाईक्यू के एनालिसिस करके पाया कि बहुत बारी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट का लॉजिक लग रहा होता है, तो कीप प्रैक्टिसिंग दोज लॉजिक्स। कई बारी बड़े क्वेश्चंस बिना सॉल्व करे हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो 2 ऑप्शन पे बात फंस गई तो अपने को सॉल्व ही करना था, लेकिन कम से कम अगर 5 क्वेश्चन भी पेपर में ऐसे निकल आए तो कितना टाइम आप बचा लोगे अदर सेक्शंस के लिए। रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा, आप उसके लिए टाइम बचा पाओगे। हिंदी तो आराम से हो जाएगी, इवन मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में भी इतना कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम मैनेज हो जाएगा। जो टाइम लगना है मैथ रीजनिंग में लगना है, जिसमें कि रीजनिंग में ज्यादा लगना है, तो कम से कम उसके लिए आप टाइम मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। एक आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है।
कह रहे हैं आयत की चौड़ाई को धुरी मानकर इसे एक बार पूरा घुमाया जाता है तो उसका आयतन ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, मेरे पास यहाँ पर फिलहाल एक चीज दिख रही है, एक एनवेलप रखा हुआ है, एक ये एनवेलप रखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक आयत है आपके पास, ये क्या है, एक आयत है। कह रहा है कि अब देखो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इस आयत की चौड़ाई को धुरी मानकर इसे एक बार पूरा घुमाया गया, यानी मैंने इसको बेस मान लिया। अगर मैंने इसको धुरी मान लिया, बेस नहीं माना, सॉरी धुरी माना, एक्सेस माना, तो देखो कैसे घुमाओगे, इसको कांस्टेंट कर दोगे और ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूम रहा होगा। तो आप देखो समझ क्या आ रहा है, अगर मैंने इसको एक्सेस मान लिया, इसको धुरी मान लिया, तो ये पार्ट जो ये वाला जो आपका आयत की लंबाई थी, अब वो अगर ऐसे घूम रहा है तो ये किसके बराबर बन रहा है, ये वाला जो L था वो अभी रेडियस के बराबर बन रहा है। यहां तक बात क्लियर। और देखो फिर क्या चाहिए आपको, अब आकृति कौन सी बनेगी भाई, इमेजिन करो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है, इस तरीके से एक सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर का रेडियस मुझे पता हो गया, अब बचती है हाइट। तो देख लो ये और जो ये वाला पार्ट है जिसको आप धुरी मान रहे हो, अल्टीमेटली तो यही हाइट रहेगा। तो आपको आर भी पता हो गया, आपको एच भी पता हो गया। मतलब अगर आपके पास ये आयत था कुछ इस तरीके से, और ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई 15 और 12 है, तो ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। आपने इस वाले पार्ट को क्या मान लिया, इस वाले पार्ट को धुरी मान लिया। तो अब क्या होगा, इसको यहां से घुमा के इस तरीके से आप घुमा रहे होगे। जब आप इस तरीके से घुमाओगे तो होगा क्या, ये इस तरीके से एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा। और इस सिलेंडर में देख लो ये आपने धुरी माना, मान लो कि ये वो पॉइंट है, तो अब यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो रेडियस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और हाइट तो यही रहने वाली है क्योंकि कहीं और से तो हाइट आ नहीं रही, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 12। तो अब आपको सिलेंडर का रेडियस भी पता है, सिलेंडर की हाइट भी पता है, फिर सीधा सीधा आपसे वॉल्यूम पूछा गया, तो क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि 225 और हाइट का मतलब ये कितना आ जाएगा, 12। तो 12 पंचे 60 का 0 कैरी ऑन 6, 12 दूना 24 6 30 का 0 कैरी ऑन 3, 12 दूना 24 3 27, तो ये आ जाएगा 2700 पाई। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी प्रश्न में सेम क्वेश्चन मैं आपको तुरंत एक दे रहा हूं, यहां पर मैंने आयत की चौड़ाई को धुरी मानकर इसको मैंने चेंज कर दिया और मैंने कहा इसकी लंबाई को धुरी मानकर इसे घुमाया जाता है, तो आयत बताओ आपकी क्या होगा। तो भैया सोचो, 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम लो और टाइम लेके सोचो कि क्वेश्चन में छोटा सा मैंने चेंज कर दिया और मैंने कहा इस बार आयत की लंबाई को धुरी मानकर इसे चारों ओर घुमाया जाता है, तो बनी हुई आकृति का आयतन ज्ञात करिए। दिस इज द क्वेश्चन। तो एक बार सोचो, 10-15 सेकंड का टाइम लो और फिर उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। अगर लॉजिक क्लियर है तो आपको फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे क्या चेंज करना है। लॉजिक नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अभी तक जैसे मैंने क्या किया, इस चौड़ाई को मैंने कांस्टेंट करके इस तरीके से घुमाया, ये था लॉजिक। अब मैं कह रहा हूं कि इस लंबाई को कांस्टेंट कर दो, तो देखो क्या होगा, इस तरीके से घूमेगा। अगर इस तरीके से घूमेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पार्ट जो पहले चौड़ाई था अब ये रेडियस की तरीके से काम करेगा। देख लो, ये इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया तो ये पार्ट हो गया। अब देखो ये पार्ट ऐसे घूम रहा है, यानी कि जो ब्रेड्थ थी वो अब रेडियस की तरीके से काम कर रही है और जो लेंथ है वो हाइट की तरीके से काम कर रहा है। यानी अगर मैं इसको लंबाई के अनुदिश घुमाऊंगा तो जो रेडियस है वो बराबर हो जाएगा b के विच इज 12 और जो हाइट है वो बराबर हो जाएगा l के विच इज 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब 144 और h का मतलब 15। 15 गुणे 4 60 का 0 कैरी ऑन 6, 15 चौको 60 और 6 66 का 6 कैरी ऑन 6, 15 एकम 15 6 21। तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 2160। यहाँ पर एक ऑप्शन भी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी आकृति में आपसे ये कहा गया कि इसको धुरी मानकर घुमाया गया, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि उस पर्टिकुलर साइड को कांस्टेंट कर दो, उसकी पोजीशन को फिक्स कर दो और फिर बची हुई आकृति को घुमा दो, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। यहां पर तो नहीं, यूपीएसआई तो शायद उस लेवल तक नहीं जाएगा, नहीं तो कोन के केस में, कोन बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो अगर आप सीजीएल या बाकी और कोई एग्जाम दे रहे हो तो जरूर एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको कोन का केस देखना है। ये होमवर्क है अगर आप बाकी कोई एग्जाम देख रहे हो। क्या है, अगर आपके पास ये कोन है,
अगर आपके पास कुछ इस तरीके से ये एक कोण है, ठीक है, आपसे दो कंडीशन कहा गया। पहला कहा गया इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश घुमाया गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ऊंचाई ये रहा, यानी कि ये कांस्टेंट है, तो अब इस वाले पार्ट को आप घुमा रहे होगे, तब जो बनेगा वो आपको सोचना है, ठीक है। ऐसे ही एक बार इसके अनुदिश घुमाने के लिए, तो वो भी क्या केस बनेगा वो सोचिएगा, और ऐसे ही एक बार रेडियस के अनुदिश घुमाने का। तीन केस यहां पे मैं बता रहा हूं, तीनों केसेस सोचिएगा। अगर आप यूपीएसआई के लिए कर रहे हो तो फिर तो स्किप दिस थिंग, लेकिन अगर आप फर्दर दूसरे भी एग्जाम्स दे रहे हो तो भैया आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 2700 पाई, और अगर मैं इसको लंबाई के अनुदिश घुमाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2160 पाई। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। 25 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई वाले भवन के साथ 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक मार्ग है। 25.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पथ पर की फर्श का निर्माण की लागत अलॉन्ग विद द बिल्डिंग मेजरिंग। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक डाउट आया, इसीलिए मैंने अंग्रेजी पढ़ना प्रेफर किया। अब ये कह रहा है कि 25 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई वाला एक भवन के साथ साथ, तो देखो एक तो आपके पास ये कुछ इस तरीके का एरिया है, ये एक एरिया है। यहां पर आपसे कहा गया कि साहब ये 25 है और ये कितना है 15 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक मार्ग है, मतलब चौड़ाई एक ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा साहब कि कैसे पता चला कि बाहर है। तो देखो दोस्त, अगर अंदर होगा तो क्वेश्चन की भाषा में ये बात क्लियरली मेंशन होगी कि इसके अंदर एक 3.5 मीटर चौड़ाई का पार्क के अंदर एक पाथ है। नहीं है, इसलिए हम बाहर वाला पाथ कंसीडर कर रहे हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। नहीं तो एक कॉमन परसेप्शन है कि मैं अंदर बना दूंगा, लेकिन अगर इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन तो बेटर है कि बाहर लेके चलेंगे, ठीक है। अब देख लो, कह रहा है कि 3.5 मीटर चौड़ाई वाला, तो मैं यहां पर चलता हूं कुछ इस तरीके से, ये यहां पर आ गया, ये यहां पर कुछ ऐसे आ गया और ये यहां पर कुछ ऐसे आ गया। ये हमारे पास लॉजिक, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बन गया। अब आपसे क्या कह रहा है, ये आपकी कितनी है, ये है 3.5, ये कितनी है आपके पास 3.5, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि पथ के निर्माण की कुछ लागत है, कुल मिला के अपने को ये एरिया ऑफ पाथ चाहिए। अब एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा, अगर मैं बाहर वाले आयत में से अंदर के आयत का क्षेत्रफल घटा दूं तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, ये सिंपल सी बात है। अब आप देखो, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे मिला दूं, आपको समझाने के लिए बहुत बेसिक बता रहा हूं कि इसको ऐसे मिला दूं तो ये पार्ट तो 25 हो गया, लेकिन ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है, तो मतलब बाहर वाले की अगर मैं लेंथ बात करूंगा तो 25 7 कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी बाहर की लेंथ N2 में। बाहर की विड्थ कितनी आ जाएगी, तो देख लो यहां तक की विड्थ तो आपको पता है कि ये कितनी है, तो क्वेश्चन में दे रखी थी 15, तो ये तो 15 है, लेकिन ये 3.5 है और ये 3.5 है, यानी कि टोटल कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा नहीं कि इस तरह की कलाकारी करनी है, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि विड्थ 2 है। अगर अंदर बना हुआ है तो 2, अगर विड्थ है तो 2 दूना 4, 4 आपको घटाना होगा। अगर बाहर बना हुआ है तो वो दोनों तरफ होगी, वो आपको बढ़ाना होगा। तो ये 32 इंटू में कितना आ जाएगा 15 7 22, तो बाहर वाले आयत का तो क्षेत्रफल 32 गुणे 22 आएगा। अब आता हूं कि अंदर के आयत का क्षेत्रफल तो 25 गुणे 15 है, 25 इंटू में कितना है 15 है। अब इसी को सॉल्व करना है और लास्ट में इसकी वैल्यू 25.5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। जरा करते हैं, 22 दूना 44 का 4 कैरी ऑन 4, 22 3 66 4 70, 704 माइनस में 15 5 75 का 5 कैरी ऑन 7, 15 दूना 30 7 37 375, 704 में से 375 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, यहां बचेगा आपके पास कितना 70, 70 में 1 जाएगा 69, तो 37 47 57 67 और 2 ये आ जाएगा 32, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 329।
कितनी बन जाएगी 329। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 25 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, 25 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो पहले मैं 25 का गुणा करता हूं, तो 25 का गुणा क्या आ जाएगा भाई, अब देख लो 25 गुणे 9 225 का 5 कैरी ऑन 22, 25 दूना 50 22, 50 20 70 तो 72 का 2 कैरी ऑन 7, 25 के 75 7 82, तो ये आ जाएगा 8225। ऑप्शन की रेंज तो मिल रही है। अगर मैं इसके बेस पे आंसर करूं ना तो मैं इतने के बेस पे आंसर कर सकता हूं। देख लो 8225 है, ठीक है। तो मतलब ये आंसर डायरेक्ट काट दो, ये वैल्यू उससे छोटी है डायरेक्ट काट दो। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और डी। अब देखो आपने छोड़ा क्या है, आपने छोड़ा है मात्र 0.5, मतलब इसका आधा, इसका आधा अगर जोड़ोगे तो 8300 के आसपास पहुंच जाएगा। तो आंसर तो आपका यही होगा, 9149 पे आप नहीं पहुंच पाओगे। बाकी आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने 25 का गुणा तो कर दिया और 0.5 का करना है, यानी कि इसका आधा। तो कितना आ जाएगा भाई इसका आधा, 320 का आधा 160 होता है और 9 का आधा 4.5, तो 164, 164 पॉइंट में 5। ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 9, 6 2 8 2 1 3, 8389.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं कैलकुलेशन में बताता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्प्लिट एंड मर्ज। यानी कि अगर बड़ी वैल्यू है, आपको कैलकुलेशन में लग रहा है बहुत बड़ा जा रहा है, तो उसको तोड़ो और तोड़ के बाद में मिला दो। जैसे तोड़ने का मतलब कि ये अब 25.50 का गुणा मैं एक बार में करूंगा तो शायद मुझे दिक्कत हो, तो मैंने 25 अलग कर लिया, 0.5 अलग कर लिया, दोनों को एक बारी मल्टीप्लाई आराम से करके और फाइनली मैंने जोड़ दिया। ये कहते हैं। तो बड़ी वैल्यूज को ब्रेक करो। आप देख लो आप कौन सी चीज वहां पे सिंपली कैलकुलेट कर पाओगे। जो आप कैलकुलेट कर लोगे दैट विल गिव यू आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत ही ज्यादा बेसिक से बताया है, ठीक है। एग्जाम में आएगा आगे क्वेश्चन, तो आप कैसे चलना चाहिए दिमाग। अंदर का क्षेत्रफल हो गया 25 गुणे 15, बाहर का 25 7 32, 15 7 22, क्योंकि 3.5 मीटर थी। मान लो कि मैं कहता 2 मीटर की चौड़ाई होती, तो आप क्या करते 2 2 4, तो 25 4 29, 15 4 19, तो 29 गुणे 19 करते। तो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी क्वेश्चन आए तो आपको किसी तरह का कोई डाउट इसमें ना हो, ना ही इतनी ये कलाकारी और चित्रकारी करने की जरूरत है इस प्रश्न में। क्लियर है ये बात। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं, एक आयताकार उद्यान को फिर से बनाया गया और इसके परिणाम स्वरूप इसकी लंबाई 50% बढ़ गई। यदि उद्यान का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहा तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम किया गया, कितने प्रतिशत की कमी किया गया। अभी देखो एक क्वेश्चन ऐसा मैंने कराया था, तो मैंने बताया था वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो अपने कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए। यानी उद्यान है आयताकार, तो लेंथ और ब्रेड्थ दो ही वेरिएबल हैं, तो मैंने लेंथ को भी 10 मान लिया और मैंने ब्रेड्थ को भी 10 मान लिया, तो मेरा एरिया कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया, यानी 10 से ये कितनी हो गई 15 हो गई, कोई डाउट नहीं है इसमें। अभी क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि इसके एरिया को चेंज नहीं करना है, एरिया अनचेंज रहना है। तो कह रहे हैं आप बताओ कि भैया इसका जो ब्रेड्थ है उसमें क्या ही चेंज होगा। तो दूसरे केस में एरिया विल रिमेन सेम, यानी कि ये 100 होगा। 15 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 100 एज अ रिजल्ट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, दिस विल बी 100 अपॉन में 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 20/3 विच इज 6 कंप्लीट 2/3। यानी अगर पहले मेरी ब्रेड्थ 10 थी तो नई ब्रेड्थ कितनी है 6 सही 2/3। कितने की कमी आ रही, मैंने ऐसा सब्सट्रैक्शन वर्बली करना आपको सिखाया, फिर से बता रहा हूं। तो कोई ये वैल्यू 6 से बड़ी है, ये बात आपको पता है। तो नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 7 है, 7 तक चले जाओ। तो 7 और 10 का डिफरेंस अपने को कितना दिख रहा है 3, तो मैंने 3 लिख लिया। और ये क्या कर लो 1 - 2/3 यानी कि 1/3, तो ये बन जाएगा 3 सही 1/3। यानी कि कमी कितने की हो रही है 3 सही 1/3 की कमी हो रही है, यानी 10/3। तो प्रतिशत कमी 10/3, ये आ जाएगा इंटू 10 और यहां पर आ जाएगा 100। 10 से आप काट देंगे तो ये बन जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% इसकी ब्रेड्थ में कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, करने के इसके और भी कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हो। अब एक सवाल आएगा कि साहब आप 10 कैसे मान सकते हो। तो मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, गणित की खूबसूरती सी बात में है कि यहां 10 नहीं, दुनिया की जो संख्या आप लिखोगे
आंसर सेम आएगा बशर्ते क्वेश्चन की सारी कंडीशन को आपने प्रॉपरली फॉलो किया हो। तो यहां पर आप कुछ भी लिखोगे, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो आपको लग रहा है मेरे को 20 रखना है, गो विद दैट। आपको लग रहा है मेरे को 50 रखना है, गो विद दैट। आपको लग रहा है मेरे को 37 रखना है, गो विद दैट। आपका आंसर कभी भी नहीं बदलेगा, यही गणित की ब्यूटी है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गया। 33.33 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि आप कोई डाउट इस प्रश्न में रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहे हैं जरा देखो। 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर डायमेंशन वाले एक आयताकार टैंक के निर्माण के लिए लोहे की कितनी शीट वर्ग मीटर में आवश्यकता होगी अगर 1 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार मुख टैंक के शीर्ष पर छोड़ा गया। अब देखो ये है किसका, क्यूबॉइड का क्वेश्चन। लेकिन जब बच्चा सिर्फ फॉर्मूला रटने पे फोकस करता है तो ऐसे क्वेश्चन में आके फंसेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला तो पता है लेकिन लॉजिक भी साथ के साथ पता होने चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है, क्वेश्चन समझा रहा हूं। आपके पास एक टैंक है, मान लो कि मैं ऐसे ही एक टैंक बना ले रहा हूं, कुछ इस तरीके से मैंने एक टैंक बना लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक टैंक है, आयताकार टैंक हो गया जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। हालांकि इसका बेटर फिगर दूसरी तरीके से मुझे बनाना चाहिए था, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ये वाला भी फिगर साथ के साथ बना ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये मेरे पास एक टैंक है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी विमाएं कितनी है, 10, 8 और 6 है। तो मान लो कि लेंथ आपके पास ये 10 है, ये ब्रेड्थ 8 है और ये कितना आ गया, 6 आ गया। मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि इस फिगर में आपको सही प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। अब आपसे क्या कह रहा है, इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर शीट लगेगी, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन ये लगा दिया कि 1 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार ढक्कन इसके ऊपर बना दिया गया। कुल मिला के यहां पर एक सर्कुलर ढक्कन लगा दिया गया जिसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। अब देखो आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि अगर ये ढक्कन नहीं होता, अगर यहां पर ये जो कैप की बात हो रही है ये नहीं होती, तो क्या करते आप। तो भैया एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड की सारी साइड्स पता है आपको, टोटल कितना एरिया होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, ये बात तो तय है। अगर मैं ये जो कैप लगी हुई इस कैप को हटा दूं तो अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो मतलब पहली कंडीशन तो ये है कि आपको निकालना है टीएसए ऑफ क्यूबाइड, कोई डाउट नहीं होगा। माइनस में अब ये रहा अपने पास एक वृत्त यानी कि सर्कल, और इस सर्कल के बारे में क्या कह रहा है, तो इस सर्कल के बारे में कह रहा है अगर 1 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मुख का टैंक। अब देख लो, अगर इसमें से मैं इस सर्कल का एरिया घटा दूं तो एग्जैक्टली वो एरिया या शीट का एरिया मिल जाएगा जिसके थ्रू ये बनाई जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा भैया पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैं इसको अभी लिख दे रहा हूं कि एरिया ऑफ सर्कुलर लिड। यहां पर क्या कह रहा है, लिड ही कह रहा था ना, तो एरिया ऑफ सर्कुलर ओपनिंग जो भी है यहां पर, ये आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। बात क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ता हूं मैं, तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड ट्वाइस ऑफ एलबी, एलबी का मतलब 10 × 8 80, प्लस में बीएच यानी 8 × 6 48, प्लस में एलएच यानी 10 × 6 60, ये तो आ गया ये, माइनस में पाई आर स्क्वायर, पूरा कैलकुलेट करना है क्योंकि आंसर डेसिमल में दे रखा है, और ये तो 1 का स्क्वायर है क्योंकि आपसे कह रहा है कि यहां पर 1 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार, तो 1 स्क्वायर ही होगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, तो देखो 80 60 140, 140 और 40 180 188, 188 का 2 गुना करना है, तो 190 का 2 गुना कितना होता है, 380, 380 में से आप 4 घटा दो तो ये आ जाएगा 376, ये वैल्यू बन जाएगी 376, माइनस में 22/7 का मतलब 3.14, तो पॉइंट में से 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, यहां आपके पास बच जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ये बन जाएगा 372.86। यानी अगर आपसे पूछा जाता उस शीट का एरिया बताओ जो इसका फॉर्मेशन करेगी, तो आपका आंसर हो जाता 372.86। बोलो कोई डाउट है, 372.86, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, अब क्या कह रहा है, अब इसमें एक बात ये कह रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि भैया इसका एक खर्चा है, खर्चे के बारे में कुछ वैल्यू दे रखी क्या, नहीं दे रखी, डायरेक्ट हमें निकालना है, बस इतना ही निकालना है। मुझे लग रहा था कि कॉस्ट पूछी गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एरिया कितना हो जाएगा, देख लो नियरेस्ट आंसर क्या है, 372.9, ये आपको दिख रहा है कि 372.9 के ही अप्रॉक्स वैल्यू है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज पूछिए।
अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट ही नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ता हूं मैं और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि साहब एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। ये शुरू में लगभग 31.5 सेंटीमीटर रेडियस के एक वृत्त के आकार में था। आयत की छोटी भुजा की लंबाई बताओ। अब देखो ये भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। मेरे पास एक वायर है, अब इस वायर से मैं कैसा भी शेप बनाऊं, मान लो कि ये एक वायर है, 1 मीटर का वायर है, ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास 1 मीटर का वायर है। अब अगर मैं इस 1 मीटर से सर्कल बना दूं तो क्या वायर की लंबाई चेंज हो जाएगी? तो 1 ही मीटर रहेगी। अगर मैं इसी से एक स्क्वायर बना दूं तो क्या वायर की लंबाई चेंज हो जाएगी? वो तो 1 ही मीटर रहेगी। अगर मैं इसी से क्या बना दूं, रेक्टेंगल बना दूं, तो क्या वायर की लंबाई चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी। यानी कि वो वायर को मैं शेप कैसा भी दे दूं, ओवरऑल लेंथ उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और लेंथ अगर मैंने सर्कल बनाया तो उसकी पेरीमीटर के बराबर लेंथ होगी, अगर मैंने स्क्वायर बनाया तो उसके पेरीमीटर के बराबर लेंथ होगी, अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया तो उसके पेरीमीटर के बराबर वायर की लेंथ होगी। ये बात आपको समझ आती है। तो मुझे ये कह रहा है शुरू में लगभग ये 31.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के आकार में था। तो अगर मैं इस सर्कल का सरकमफेरेंस निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा लेंथ ऑफ वायर कितना है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि लेंथ ऑफ वायर अगर मैं यहां पे निकालूं कि लेंथ ऑफ वायर कितना होगा, तो वो आप कह सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सी ऑफ आपका सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होगा, कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 31.5। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ वायर। जरा इसको कैलकुलेट करो, वैल्यू कटती हुई दिख रही है। 7 चौको 28 बचेगा, 3 7 5 35, 4.5 इंटू 2 यानी कि 9 इंटू में 22, 22 गुणे 9 198, यानी मेरे पास लेंथ ऑफ वायर आ गया 198। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं जरा क्वेश्चन पढ़ो। अब ये कह रहा है कि एक तार एक आयत का रूप ले रहा है, वही वाला तार है जिससे सर्कल बनाया था। अब उससे मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं और उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है। तो ये किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ ऑफ वायर होगा। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो 7x + 4x यानी कि 11x, और ये बराबर आ जाएगा 198 के। अगर आप ध्यान से देखोगे 11 दूना 22, 22 गुणे 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 9 आ गए। x बराबर 9 आ गया। तो कह रहे हैं आयत की छोटी भुजा की लंबाई बता दो। तो छोटी भुजा कितनी आ जाएगी? 4 है, तो 9 गुणे 4 36। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर 4 की डिविजिबिलिटी से तो कोई फायदा नहीं था, तो पूरा ही कैलकुलेट करना था। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है। आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक लॉजिक अगर आपके क्लियर है तो ऐसे कोई और भर भर के क्वेश्चन आए इस लॉजिक पे कि एक वायर है, इसको पहले मैंने ये शेप दे दिया, दोबारा ये शेप दे दिया। अल्टीमेटली कोर कंसेप्ट क्या है? लेंथ ऑफ वायर उस आकृति के सरकमफेरेंस या पेरीमीटर के बराबर होगी। दिस इज द कोर कंसेप्ट। अब क्वेश्चन कुछ भी हो आप उसको लगा सकते हो। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं जरा देखो। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपीस पर मीटर की दर से पार्क में बाड़ा लगाने का खर्चा 21,200 रुपए है, तो पार्क का एरिया कितना होगा? घुमा फिरा के वही बात पूछी गई है। कैसे करेंगे? देखो कह रहा है पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो मतलब अगर ब्रेड्थ को मैंने मान लिया कि x है, तो l कितना आ जाएगा? x + 20। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये कह रहा है कि भैया इसमें बाड़ लगा रहे हो। बाड़ लगाने का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर है, क्योंकि बाड़ को जमीन में नहीं बिछाई जाएगी कि एरिया निकालोगे, वो तो फेंस के चारों तरफ लगाई जाएगी, तो पेरीमीटर होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ l + b यानी कि 2x + 20, 2x + 20 ट्वाइस ऑफ l + b। इनटू में कितना आ जाएगा? 53। तो ये आ जाएगा 53 बराबर किसके आ जाएगा? 21200। 53 गुणे 4 212, ये आ जाएगा 400। ये वैल्यू आ जाएगी 200 और यहां से x बराबर आ जाएगा 90। 200 में से 20 जाएगा 180/2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है
पार्क का एरिया फाइंड आउट करो, दिस इज द क्वेश्चन। पार्क का एरिया कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब देख लो, मुझे x की वैल्यू पता है, यानी L बराबर आ जाएगा 110 और B बराबर आ जाएगा 90, तो 11 9 99 और ये 00 9900। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ पार्क कितना आ जाएगा, 9900। तो बेसिक्स पे अगर आप क्लियर हो तो देखो कितने आराम से वन गो में आपके आंसर्स आते हैं। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं साहब, एक आयताकार डिब्बे की वास्तविक लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे का पुनर्निर्माण इस प्रकार किया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई तथा क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। इस डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे, अब देख लो, मुझे लंबाई पहले ही दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसका पुनर्निर्माण किया गया और लंबाई 30% बढ़ा दी गई। अगर मैंने इसको 30% बढ़ा दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26। 20 का 30% 6 आ जाएगा, तो नई लंबाई तो अपने पास आ गई 26। अब क्या कह रहा है जरा देखो, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। अब इसको देखो कैसे करेंगे, एक तो कांस्टेंट वैल्यू है, चौड़ाई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू है। कह रहे हैं कि साहब 20% कम कर दी गई। 20% बराबर 1/5, मतलब 5 से घट के 4 आ गई, या 100 से घट के 80 आ गई, कुछ भी सोच लो। तो पहले जो चौड़ाई थी वो 5 थी, अभी कितनी है, 4। तो मैंने पहले वाली चौड़ाई को मान लिया 5x और नई वाली चौड़ाई को मान लिया 4x। मान सकता हूं, मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब ये कह रहा है कि ऐसा करने से क्षेत्रफल में 100 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो अगर मैं ओरिजिनल क्षेत्रफल की बात करूं तो 20 पंचे 100, यानी कि ओरिजिनल एरिया आ जाएगा 100x, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर मैं नए एरिया की बात करूं तो 26 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 104x। अब आप देखो आपके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है। पहले क्षेत्रफल था 100x, अभी क्षेत्रफल है 104x। कितने की वृद्धि हो रही है, तो भैया 4x की वृद्धि हो रही है। यहां पर आपका 4x बढ़ रहा है और ये 4x किसके बराबर आ जाएगा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि साहब ये 100 के बराबर है। तो x बराबर किसके आ जाएगा, 25 के। कोई डाउट इसमें नहीं होगा। x बराबर किसके आ जाएगा, 25 के। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं। अब आपसे कहा जा रहा है डिब्बे का नया क्षेत्रफल बता दो। तो नई लंबाई है 26 और नया चौड़ाई है 100, तो नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ गए कि आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी वैल्यू को आराम से, जैसा क्वेश्चन में मैंने किया कि एक वैल्यू आप मान लो, लेट कर लो, और उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं जरा देखो। एक आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, उसके भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार हिस्से बनाकर इसे बढ़ाया जाता है। यदि आयताकार लॉन की चौड़ाई 12 मीटर है तो पूरे लॉन को 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में कुल लागत क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। देखिए, अब आपसे कह रहा है कि साहब ये एक आयताकार लॉन है और इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की दोगुनी है। ठीक है, आपको एक जगह दे रखा आयताकार लॉन की चौड़ाई है 12 मीटर, यानी ये ब्रेड्थ है अगर 12 मीटर, और लेंथ के बारे में कहा जा रहा है कि लेंथ इसकी दोगुनी है। कहीं पे दे रखा है कि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं है, आपको एकदम क्लियर है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि भैया यहां पर इसकी भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार हिस्से बनाकर इसे बढ़ाया गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक सेमी सर्कल यहां पर ऐसे बना दिया गया, दूसरा सेमी सर्कल यहां पर ऐसे बना दिया गया, तीसरा सेमी सर्कल यहां पर ऐसे बना दिया गया और चौथा सेमी सर्कल ऐसे बना दिया गया। अब आपसे कह रहा है इस तरीके से आकृति है, कह रहा है कि 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको समतल करने का खर्चा बताना है। मतलब पूरे का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है
और फिर तो मैं समतल कर लूंगा। अब पूरे का एरिया कैसे निकलेगा जरा समझना। सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया तो 24 गुणे 12 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 चौको 48 का 8 कैरी ऑन 4 12 दूना 24 4 28। तो रेक्टेंगल का एरिया तो 288 वर्ग मीटर आ गया। अब आते हैं जरा सेमी सर्कल में। देखो इसका एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा पाई और ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर बटे में 2। बोलो हाँ या ना, क्योंकि भैया ये सेमी सर्कल है, ये पूरा डायामीटर 24 है तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 12। तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, कोई डाउट नहीं है। इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, सेम इसके बराबर ही आएगा, यानी कि पाई और ये आ जाएगा 12 स्क्वायर बटे में 2। तो अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल को मिला दूं तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब इसका एरिया आ जाएगा 22, यहाँ पे 3.14 कह रहे तो मैं वही ले रहा हूँ, शायद वैल्यू कट रही हो। तो 3.14 और आर स्क्वायर का मतलब 144। तो इसका एरिया और इसका एरिया मिलाकर 3.14 इंटू 144 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला जो देखो ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है। और अगर दोनों को मुझे एक साथ लेना है तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं इनका भी क्षेत्रफल ले रहा हूं, प्लस में 3.14 और देखो रेडियस कितना आ जाएगा, 12 का डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 6। तो पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू में 36, ये आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि देखो दोस्त, इसका भी एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, इसका भी एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही बनेगा। तो पाई लिया और आर स्क्वायर ले लिया। आर कितना है, डायमीटर है 12, तो आर कितना आ जाएगा 6। सेम लॉजिक है, यहां पर लगाया था। अब अगर आप इन सबको उठा के जोड़ दोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट एरिया दैट नीड्स टू बी प्लेन्ड। अब देखो यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो मुझे 3.14 कॉमन दिख रहा है। इसमें और इसमें मुझे 36 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 36 कॉमन ले लिया। अब देखो बचा कितना, यहाँ पे 36 गुणे 4 144 होता है, यहाँ पर ये 1 बचेगा। तो ये वैल्यू आपके पास बन गई। 5 गुणे 36 180, तो ये बन जाएगा 3.14 और इंटू में 180। 18 गुणे 4 72 का 2 कैरी ऑन 7, 18 एकम 18 7 25 का 5 कैरी ऑन 2, 18 3 54 2 56। तो ये आ जाएगा 56.52, नहीं एक मिस्टेक है यहाँ पर आपको जीरो भी लगाना है। अब आपका आ जाएगा 565.20 और प्लस में 288। ये वो पूरा एरिया है जो आपको समतल करना है। अब कैसे करेंगे, जोड़ते हैं जरा भाई। तो देख लो 0.20, तो 8 5 13 का 3 कैरी ऑन 1, 8 1 9 6 15 का 5 कैरी ऑन 1 2 1 3, तो 3 5 8, 853.20, 853.20, दिस इज द आपका एरिया। अब क्या कह रहा है कि 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करना है। इतने वर्ग मीटर एरिया है जिसको समतल करना है और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 100 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 85320। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो आपका आंसर आ गया कितना, आपका आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर है 85,320 रुपए। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं। आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद अपना सेशन हम यहां पर करेंगे भैया फिनिश। और लेकिन 2 दिन आपके पास छुट्टी है, तो छुट्टी नहीं, एक तो मेरा आपको 100 गोल्डन रूल्स वाला नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को संडे को मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। वहां पर मैं आपको मीडियंस कवर करने जा रहा हूं, लेकिन बहुत डिटेल में कवर करूंगा। तो पहली चीज तो वो। दूसरा, ये पीपीटी आपको दे दूंगा। इस पीपीटी में ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो आपको इन वीकेंड्स में, जो वीकेंड आपको मिलेगा, इसमें ये पीपीटी पूरी आपको सॉल्व करनी ट्राई करिएगा। मैं अभी 1-2 क्लास और लूंगा, जितने रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कब मिलेंगे भैया, मंडे को मिलेंगे शाम को 5:30 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, वीकेंड का प्रॉपर यूटिलाइज करिए, क्योंकि एग्जाम को लेकर सुगबुगाहट है। तो जैसे ही अगर 15 तक रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद अगर कोई डेट आती है 1-1.5 महीने के अंदर, तो एटलीस्ट यू गाइस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो, सिलेक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट।